अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस की इंतहाई अहम आज समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है और उसके कुछ निकात जो सामने आए हैं वो मैं आपके सामने आज इस शो में रखूँगी, जिसके मुताबिक ये कहा गया है स्क्रूटनी कमेटी में कि 53 अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने छुपाए और उनमें 31 करोड़ रुपए की रकम जो थी वो भी इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कह रहे हैं कि हमने सबसे शफाफ तरीके से एक रुपये का हिसाब दे दिया है और शफाफ तरीके से पैसे इकट्ठे किए हैं। तो फिर ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है इसके बारे में उनकी क्या राय है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि एक रुपये का हिसाब दे दिया है, साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो बाकी जमातें हैं उनके अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो भी आवाम के सामने रखी जाएँ और ज़रा आवाम के सामने एक कंपैरिजन लाया जाए कि किसने कितने शफाफ तरीके से अपनी जमात के लिए फंड्स इकट्ठे किए, पैसा इकट्ठा किया। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा टॉपिक होगा कि हुकूमत ने फाइनेंस बिल यानी कि मिनी बजट जो है वो आज सेनेट में पेश कर दिया है और इसके पेश होते ही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था शदीद एहतजाज अपोजिशन की जानिब से किया गया और उसके बाद जो ये इसकी कॉपीज़ हैं इस बिल की वो मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दी गई हैं और 3 रोज़ में उनसे सिफारिशात भी तलब कर ली गई हैं। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा टॉपिक एक और मुबैना ऑडियो टेप सामने आई है जिसमें मुबैना तौर पर परवेज़ रशीद, मुस्लिम लीग नून के और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। नहायत नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, रादर मैं ये कहूँगी कि घटिया ज़बान जो है इस्तेमाल की गई है, घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं चंद सहाफ़ियों का नाम लेकर कि वो उनकी जमात के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तीसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे जो रहनुमा हैं हमारे जो ज्वाइन करेंगे आज उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर सहर कामरान साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन करेंगी और नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ, हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, फॉरेन फंडिंग केस जो तफसीलात सामने आई हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में, उसके मुताबिक 53 अकाउंट्स छुपाए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई है। सवाल ये है कि ये रकम क्यों छुपाई गई और किस तरह से फिर बाकी जो विफाकी वज़रा हैं ख़ास तौर पर वो ये कह रहे हैं कि एक पाई का हिसाब और शफाफ तरीके से हमने पैसे इकट्ठे किए, उसकी तफसीलात हमने रख दी हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो दावा किया था उससे हटकर कोई चीज हुई हो। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो तैयार हुई वो PMLN की गवर्नमेंट में तैयार हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर उस चीज को आज भी मानने पर तैयार है जो पाकिस्तान के इदारे जो डिसीजन करेंगे। मैं ये समझता हूँ जो 26 अकाउंट थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बतौर जमात जो ऑपरेट थे, जिसमें 8 इनएक्टिव हो गए। बाज़ औक़ात कुछ अकाउंट्स ऐसे हो जाते हैं जो ऑपरेशनल नहीं रहते। कतन ऐसा नहीं है। सवाल तो यह उठता है कि आज मैं जब PMLN के लोगों का इतना जोश और जज्बा देख रहा हूँ और इनकी ट्वीट्स देख रहा हूँ, इनकी लीडरशिप की ये लफ्जी गोलाबारी देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। जिनसे लोग अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब मांग रहे हैं उसका जवाब देने पर ये तैयार नहीं है। जिनसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आप ये अरबों रुपए की टिडीज का जवाब दें। नदीम साहब, इस पर हम आएंगे लेकिन मेरा जो ये सवाल है कि ये वफाकी वज़रा किस तरह से फिर ये कह रहे हैं कि एक पाई का हिसाब दे दिया है। क्या ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है इसको झुटला रहे हैं आप लोग? ये 31 करोड़ रुपए की रकम जो छुपाई गई थी इसको झुटलाया जा रहा है? कतर ऐसा नहीं है। आपने देखना ये है कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी होगी उनकी पार्टी फंडिंग की, उस वक्त असल चीज सामने आएगी। देखें ये बहुत आप लोग अपने अकाउंट्स का जवाब नहीं दे रहे बल्कि कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। आप लोग पहले इस चीज का तो जवाब दें, तभी तो हम कहेंगे कि शफाफियत के जरिए आप लोग बात कर रहे हैं या आपने फंड्स इकट्ठे किए। बाकी जमातें भी उनके लिए भी कह दिया गया है कि उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन आप लोगों का इसरार इस बात पर है कि बाकी जमातों की रिपोर्ट जो जब तक नहीं आती तब तक इसको पब्लिक ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन में भी आप लोगों ने आज यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्यों? अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यही थी। हम ये चाहते थे बाज़ औक़ात चूंकि ये जितनी भी फंडिंग होती है, पार्टी फंडिंग जो होती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की वो मुनज़्ज़म तरीन जमात है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और अंदरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने बड़ी सपोर्ट की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी इक़्तिदार में नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये पहला इक़्तिदार है।
तो ये कैसे मुमकिन है कि हमने इससे पहले अगर इक़्तिदार में हम नहीं थे तो हमने कैसे कोई लूप होल्स किए होंगे? कोई शख्स इस बात को ना मानने पर तैयार है। हम ये चाहते थे कि इसको तीनों जमातों की स्क्रूटनी रिपोर्ट एक ही वक्त में शाया हो ताकि लोगों को ये कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि हजारों लोग हैं बैरून मुल्क, लाखों पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमेशा सपोर्ट किया। मैं खुद भी अपनी पार्टी का तंजीमी तौर पर जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, अपने अपने शहर का, अपने जिले का, खुद मैंने तंजीम में काम किया है। हम खुद अपनी फंडिंग इकट्ठी किया करते थे पार्टी की। तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसका जवाब मिलना बड़ा आसान हो जाता है। आज चूंकि एक पार्टी का किस चीज का कंपैरिजन करें कि आपकी जमात ने अगर 31 करोड़ छुपाए हैं और बाकी जमातों ने, हम इमेजिन कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं ज्यादा पैसे छुपाए होंगे, तो आप फिर ये कहेंगे कि आप सुरखरू हो गए। 31 करोड़ का जवाब नहीं दे रहे ना आप लोग कि 31 करोड़ रुपए छुपाए गए, उसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? कतन ऐसा नहीं है हमने कोई चीज छुपाई हो। जिस शख्स ने अपनी कौम से ये रिक्वेस्ट की हो कि मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना है और लोगों ने अरबों रुपया उस पर निशावर कर दिया हो, जिस शख्स ने नमल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लोगों से हेल्प मांगी हो, लोगों ने आगे बढ़कर उसको सपोर्ट किया हो, जिस शख्स ने पेशावर और कराची शौकत खानम के लिए लोगों को रिक्वेस्ट की हो और लोगों ने सपोर्ट की हो, और दुनिया का महंगा तरीन इलाज कैंसर का इलाज जो आज 70% पेशेंट्स का शौकत खाना में फ्री। नदीम साहब इतनी शफाफियत अगर थी तो 6 मरतबा आपकी जमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने के लिए। हुक्म इम्तना भी मिला, उसके बाद जब मजीद हुक्म इम्तना मिलने से मना कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर स्क्रूटनी कमेटी के दायरे इख्तियार को आपकी जमात ने चैलेंज किया, उस पर हुक्म इम्तना लिया, और उसके बाद अब ये आपकी जमात का मौक़िफ़ है कि अगर इस तरह के ममनुआ फंड सामने आते हैं तो उसकी जिम्मेदार जमात नहीं होगी बल्कि वो एजेंट होगा उस मुल्क का जिसके जरिए वो फंड्स जो हैं वो पार्टी के अकाउंट में आए। तो इस बात का क्या मतलब है? देखिए आयशा, मैं अर्ज करूं, कानूनी तौर पे मुद्दई को या जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जाए या जिसको एड्रेस किया जाए उसके पास ये राइट होता है कि वो कानून के मुताबिक अपनी सहूलत के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। हमने जो कुछ रिक्वेस्ट की वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन की, इलेक्शन कमीशन के कवायद और कानून के मुताबिक की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसका तमाम डाटा, ऑलमोस्ट डाटा, मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि किसी हद तक किसी जगह पर बास कोई ह्यूमन एरर हो सकती है किसी जगह पर, लेकिन प्लान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी गवर्नमेंट में रही है कि जी इसने बेपनाह फंड इकट्ठे कर लिए हो? आप देखें कि PMLN की पार्टी फंड से नवाज शरीफ साहब को के अकाउंट में पैसे शिफ्ट हो रहे हैं, कोई शख्स उससे बात करने में तैयार नहीं है। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से हुई, हुक्मरानों ने की, अपने दौरे हुकूमत में की, कोई उनसे करने में तैयार नहीं है। फिर से ब्लेम गेम की बातें हो रही है ना। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिए। नदीम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, सुन रहे हैं आप नदीम कुरैशी साहब की बात। आप लोगों की जमात जो है अब उसकी भी स्क्रूटनी जो है कमेटी बनाई गई है और उसके भी जो अकाउंट्स हैं उनकी तहकीकात की जाएंगी। तो क्या लगता है आपको, ये जमात ये कह रही है कि बाकी जमातों की रिपोर्ट भी आए तो उसके बाद एक कंपैरिजन अवाम के सामने रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, गुजारी ये है कि वो कहते हैं ना कि सवाल गंदम जवाब चना। आपने उनसे पूरे 10-12 मिनट में अपनी पूरी कोशिश की, पूरी जुस्तजू की, और नदीम कुरैशी साहब उस एक सवाल का जवाब देने से कासिर है। इसका मतलब यही है कि जो आज मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी की है, जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये बात आई है कि ये रंगे हाथों जो है वो मतलब डाका डालते हुए पकड़े गए हैं। अब वो वक्त आ गया जब इनके डाके एक्सपोज होना शुरू हो गए। सेम उसी तरह से जिस तरह से कि इन्होंने डस्का के इलेक्शन में आपने देखा कि ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुजदार चीफ मिनिस्टर को जो है वो सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट इनके हाथ में थमाया। बिल्कुल उसी तरह से देखें, वो कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, ये मतलब है कि वो अकबर एस बाबर साहब इनकी पार्टी के आदमी थे, उनके पास सारा रिकॉर्ड था, 7 साल हो गए उनको धक्के खाते हुए। फिर उसके बाद आज भी ये रिपोर्ट आई है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जब से इनकी हुकूमत
सिलेक्शन के ज़रिए मुआवजे वजूद में आई है और इनका रोज़ नया स्कैंडल आता है, लेकिन आपने किसी स्कैंडल में अरबों रुपए के ये घपले कर रहे हैं लेकिन कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वही एक टिपिकल बात कि वो नैब न्याजी जो गठ जोड़ है, मतलब है कि ये बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है कि वो उसी के ज़रिए ये हुकूमत भी चला रहे हैं। बैसाखियों के ज़रिए ये एहतजाज किया करते थे, बैसाखियों के ज़रिए ये कंटेनर पर बातें किया करते थे और आज उन्हीं बैसाखियां हटने की भी बात हो रही है अली साहब। अब तो बैसाखियां हटने की भी बात हो रही है। बैसाखियां जिस दिन हट गई आयशा, उस दिन हम बता देंगे कि बैसाखियां हट गई, लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि देख लें कि अभी तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें इन्होंने ये आज तक स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते रहे, फिर इसमें इन्होंने तारीखों पे तारीखें ली और आज जब इनका वो भांडा फूट गया सरे बाजार और आज जब पूरी कौम ने देख लिया कि वो रिपोर्ट आ गई, ये वो जालिम तबका है जिन्होंने के लोगों से ज़कात के नाम पर पैसा लिया, जिन्होंने लोगों से कैंसर के इलाज के नाम पर पैसा लिया और पीटीआई के अकाउंट्स में रखवाया। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल करार दे दिया गया है कि उसने अपने बेटे की कंपनी से जो उसकी तनख्वाह थी वो उसने वसूल नहीं की, उस बुनियाद पर आपने उसको पनामा का ड्रामा रचा के अकामा के ऊपर उसको नाअहल करार दिया। करोड़ों रुपए की उसकी चोरी आपके सामने, जो मतलब है कि ये वो लूटा हुआ माल है। ये सेम उसी तरह से नहीं जिस तरह खान के अकाउंट से पैसे अरबों रुपए निकले तो कहा नहीं नहीं ये तो एफबीआर का केस बनता है। भाई दूसरों के ऊपर आप नैब के जरिए उनको अंदर जेलों में बंद करवाते हैं, उनके अकाउंट्स मुंजमद करवाते हैं, उनके 90 दिन के आप रिमांड लेते हैं, आप कह देते हैं कि नहीं 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 ये तो वो मतलब है कि एफबीआर का केस बनता है। आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आज मेरा ये तीसरा टॉक शो है और यकीन करें हर प्रोग्राम में इनके नदीम कुरैशी साहब की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में बैठी थी, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब मां सिवाय कि वो जी नून लीग का केस आ रहा है, वो जी पीपल्स पार्टी का आ रहा है, वो जी फलां का आ रहा है। भाई जब हमारा आएगा तो हम जवाब देंगे। अच्छा, आपको आपकी जमात को कोई खौफ तो नहीं है छुपे हुए? अली साहब आपकी जमात को कोई खौफ तो नहीं है कि इस तरह जिस तरह से इनके अकाउंट्स निकल आए हैं कहीं आपके भी इस तरह से कोई निकल आए ममनुआ फंडिंग? नहीं नहीं, हमारे कोई ममनुआ फंडिंग के केस के कोई इस किस्म के, और ना ही कोई हमने कोई इस तरह से गैर ममनुआ फॉरेन फंडिंग के मतलब है कि वो फंड रेजिंग की हुई है और ना ही हमने कोई चोर दौरा। ये तो अभी वो चीजें हैं जो आपको पता चला है कि ये चीजें आई हैं और बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिसमें ये अरबों रुपए लेकर खा गए हैं लोगों के और अब तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। देखें ये वजीर आजम ही थे ना जब कहते थे कि मुल्क में महंगाई होती है और मुल्क में जब ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि वजीर आजम जो है वो वोट चोर है। तो मैं भी बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं कि हम तो इमरान खान न्याजी की वो बात मानने के लिए तैयार हैं कि आज मुल्क में महंगाई भी है, आज मुल्क में करप्शन भी है। ये आपको आयशा याद है, ये कहते थे, ये भी बात करते थे कि पता नहीं 200 अरब डॉलर आएंगे, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर मारेंगे, 100 अरब डॉलर जो है मुल्क पर लगा देंगे। अली साहब वो ये कहते हैं कि हमें तो उस वक्त मालूम ही नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं। वो ये कहते हैं कि इसलिए हमने ये बातें की। तो फिर हाँ नहीं, ये तो कहते थे कि करप्शन है मुल्क में, हमारे पास बहुत ज्यादा अरस्तू हैं, हमारे 200 पता नहीं इकोनॉमिस्ट की हमारे पास टीम है जिन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। आज उस टीम ने हमारा स्टेट बैंक उठाया और उठा के IMF के मुंह पर दे मारा। ये तो 10 अरब की बात करते थे लेकिन उन्होंने तो पूरा स्टेट बैंक ही उठा के उनके मुंह पर मारा है। तो मकसद ये है कि इनके गरेबान में अगर आप झांकें तो आपको उसके अंदर से क्या निकलेगा? अरबों की चीनी चोरी निकलेगी। इनके गरेबान में झांके तो इनके अंदर से आटे की चोरी निकलेगी। इनके गरेबान में आप झांके तो इसके अंदर से रिंग रोड स्कैंडल निकलेगा, BRT पिशावर का स्कैंडल निकलेगा। हत्ता के जो खैरात में पैसे दिए गए, जो बाहर के मुमालिक से फंड आया, जो खैरात की मद में आया, जो पाकिस्तान की गरीब अवाम पे लगना था, कोरोना का फंड अरबों रुपए, वो अरबों रुपए बगैर सांस लिए एक ही सांस में उसको खा पी गए। और इन्हीं के ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान ने इनकी जो वो करप्शन का भांडा फोड़ा। सिर्फ ये है कि इनकी कोई भी बंदा जो है इस मुल्क में इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए तैयार नहीं।
नैब इनके साथ मिला हुआ है, ये चोर दरवाजों का आरटीआई सिस्टम। ठीक है अली साहब, आपका पॉइंट। इलेक्शन चुराने चाह रहे हैं। सर कामरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। सर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत खुलकर हमें नजर आ रहा है पीटीआई पर इस मामले में खास तौर पर तनकीद नहीं कर रही है फॉरेन फंडिंग के मामले पे, तो इतनी बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है पीपल्स पार्टी? हमें सेफ खेल रही है? शुक्रिया आयशा। नहीं, पीपल्स पार्टी कल एक बाकायदा इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ और जो इनकी चोरी है उसको भरपूर तरीके से अया करने वाली है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तमाम अभी वो रिपोर्ट को देख के तमाम हक़ाइक़ को सामने ला के बात करेगी। चोरी तो पकड़ी गई है ना, ये साफ है ना ये शफाफ है, ये चोरी है। और मैं तो ये समझ रही हूँ, अभी जो ये कह रहे थे कि मैं अब तो ज़रूरी है कि ऑडिट नमल यूनिवर्सिटी के चंदे का भी कराया जाए, अब ऑडिट शौकत खानम का भी कराया जाए। अब देखा जाए कि खैरात और ज़कात के पैसे वो किस तरह इस तरीके से इन्होंने खर्च किए हैं। ये किसी और ने बात नहीं की, बात आवाज़ें इनके अंदर से आ रही हैं। ऑब्जेक्शन जो है जस्टिस वजी ने भी उठाया और अकबर एस बाबर ने भी। अकबर एस बाबर ने भी ये बताया और स्टेट बैंक ने भी सर्टिफाई किया कि भाई इन्होंने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दी हैं। और सर्टिफाई करने वाला कौन था? इमरान खान अहमद न्याजी। आप कोशिश कर रही थी उनसे सच बुलवाएं जिनका पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे खड़ा है, झूठ पे। मैं कहती हूँ ये जो सादिक और अमीन का इनको सर्टिफिकेट मिला है ना, लुगत में इसके मायने बदलने पड़ेंगे। ये धोखाधड़ी और फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी जो इन्होंने अवाम के साथ की है। और अब ये कोशिश है इनकी डिस्ट्रैक्ट करने की। मैं ये कहती हूँ कि जो ऐसे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मुल्क का, उसको मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ पीटीआई के बयाने के लिए बयानबाजी डिस्ट्रैक्शन और फ्रॉडिया बयानात देगा। क्यों? ये आज ये भी देखना है कि कितना एयर टाइम और कितनी सरकारी अथॉरिटी और सरकारी मशीनरी इस प्रेशर को डिफ्यूज करने पे इस्तेमाल हुई है। ठीक है। अच्छा सहर साहिबा, मैंने अली साहब से भी ये सवाल किया था, आपसे भी मैं ये सवाल करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई खौफ नहीं है कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा के उनके भी कोई गैर ममनुआ जो है फंडिंग वो उसके कोई जराए निकल आए, कोई अकाउंट्स इस तरह के निकल आए? देखिए आयशा, मैं आपको जवाब दे रही हूँ इसका, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं कहती हूँ उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई ना, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो इक्तदार में आने से पहले, जो कंटेनर पे खड़े होके, जो झूठ को बुनियाद बना के, और जो अब ये इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है उसकी भी स्क्रूटनी करने की जरूरत है कि वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को कौन फंड कर रहा था। जो इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने लॉबिंग हायर की, लॉबिंग फर्म्स हायर की, ताकि जो है वो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए, ताकि इमरान खान अहमद न्याजी साहब का एक जो है वो कैरेक्टर बिल्ड किया जाए, इनको एक ब्रांड बनाया जाए, एक फेल ब्रांड, जिसपे झूठ का स्टैम्प जो है वाज़े तौर पे लगा हुआ है। तो बाकी ये कि पीपल्स पार्टी को की कोई फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, तो हमें किस बात का खौफ होगा? पीपल्स पार्टी के शफाफ अकाउंट्स है, पीपल्स पार्टी ने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, ना ही पीपल्स पार्टी को कोई खौफ है, ना ही हमारी कोई फॉरेन फंडिंग है। अभी तो देखना ये है कि जो इनके इंटरनेशनल अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं हुए, वो फंडिंग किसने की है, इनके इन्वेस्टर्स कौन थे, उसका पर्पस क्या था, क्यों आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है। देखना पड़ेगा, इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि क्या कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी कंटेनर पे खड़े होकर ये कह सकता है कि हुंडी से पैसा भेजे? क्या कोई कह सकता है? अगर कोई इस किस्म का जो है इंतशार फैलाना चाहता है, ये तो कहते हैं ना हम कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाओ, ऐसा माहौल पैदा करो कि तफर्रुक़ेबाज़ी हो, ऐसा माहौल पैदा करो कि अदम इस्तेकाम हो। तो ये अदम इस्तेकाम इमरान खान अहमद न्याजी साहब इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद क्यों लेकर आए? क्यों पाकिस्तान में जो है वो जॉबलेसनेस है, क्यों गुर्बत है, क्यों डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, क्यों पाकिस्तानी जो है रो रहे हैं, क्यों स्टेट बैंक जो है वो IMF के हवाले हो गया, क्यों IMF की शराइत पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की जा रही? ये इन सब के पीछे क्या है? ये सामने लेकर आए ना कि भाई आपको किसने फंड किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक, ठीक है सर साहब, आपकी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको ये डर तो नहीं है ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, जो तकरीबन 7 साल से ऊपर हो चुका है, ये केस जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर है, कहीं ये पनामा तो साबित नहीं हो जाएगा? आपकी जमात को इस बात का डर या खौफ तो नहीं है? अच्छा आयशा, एक तो आपने बड़े जज्बाती किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी के हवाले से कि मेरे मुंह में खाक, कहीं पीपल्स पार्टी के कोई ऐसे फंड साबित ना हो जाए। भाई पीपल्स पार्टी के फंड साबित नहीं होते, ये भी बहुत बड़ी है।
आप जरा वाजिद और शमसुल हसन साहब ने जो यूके में जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब पे प्रेशर था सुप्रीम कोर्ट का खत लिखे, वो जो सारे असासे मुंतकिल किए थे, वो जरा पता करें कहां गए हैं वो असासे, और साल साहब से पूछे ये बड़ी बगले बजा रही है। हम जाती तौर पे एहतराम करते हैं एक दूसरे का, लेकिन इतने जोश में नहीं होना चाहिए। इनसे पूछे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। नहीं आयशा, मुझे नहीं पता कि ये क्या बता रहे हैं, इस तरह के करेंगे। मैं बिल्कुल बात नहीं, कोई थोड़ी बहुत तहजीब होनी चाहिए। तहजीब और अखलाक है नहीं। जी जरा सुन लेते हैं सैर साहिबा उनको, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। बात करें आयशा, तहजीब के दायरे में बात करें, तनकीद करें, तनकीद की इजाजत है। जी तनकीद करें, तहजीब के दायरे में रह के बात करें। नदीम साहब, सैर साहिबा ये कहना चाह रही हैं। आयशा साहबा, मैंने उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, ये अंग्रेजी, असल में ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेजों की गुलामी कर करके इनको उर्दू की लफ्ज समझ नहीं आते। मैंने कौन सी तहजीब इनसे की है? मैंने उर्दू का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। आपकी तरबियत ही बोलेगी, आपकी तरबियत बोलेगी। मेरी बात अब मैंने आपकी सारी बात वजह से सुनी है, मेरी बात पे सुने आप। होता यह है कि बात की जाती है और बात सुनी जाती है। आप जो इतने जोश में इतना बड़ा आपने किला फतह कर लिया, आप अपने जो बिलावल हाउसेस का जवाब तो दें, जो इस मुल्क की गरीब आवाम का पैसा लूटकर आपने बनाए, आप स्विस अकाउंट्स का हिसाब तो दें जो पूरी कौम आपसे मांगती रही है। अभी जो यूके में वाजिद शमसुल हसन मरहूम ने पाकिस्तान के आजाद से मुंतकिल किया जरदारी साहब को, उसको तो जवाब दें। मतलब मैं हैरान इस बात पर हूं, करप्शन के हवाले से क्वेश्चंस कर रही है पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान में जिस प्रेसिडेंट को पूरी दुनिया में 10% मानती थी, उसकी जमात के लोग आज शौकत खानम और नवल यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जिस सूबे में अरबों रुपए की गंदम चूहे खा जाए, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। जिस सूबे की मेडिसिन प्राइवेट जगहों पर बिके, जिस सूबे में तरक्याती फंड का जो परसेंटेज है अरकान असेंबली के लिए वो 50% हो, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। नदीम साहब, मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा पहली बात तो ये माने ना, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी वो इनको मंजूर होगा। फिर ये इनसे दोनों दोस्तों से पूछ लेंगे। जो रिपोर्ट आई नदीम साहब, जो रिपोर्ट आई है स्क्रूटनी कमेटी की, आप उसको तो मान नहीं रहे, उसके मुताबिक तो बात कर ही नहीं रहे हैं, 31 करोड़ का जवाब दे नहीं रहे। आप कहते हैं कि हमने साफ शफाफ असासे जो हैं, हमने फंड्स जमा किए, हमारे तो कोई ममनुआ फंडिंग उस तरह से सामने नहीं आई है। आयशा, मैंने आपको अर्ज की, हमने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, हमने उसका आंसर किया है। आप हमारे जवाब पर बजाय हमसे लॉजिक पूछने के, अगर आप गुस्सा करेंगी और आप ये फिक्र इस्तेमाल करेंगे जी मेरे मुंह में खुदा ना खास्ता खाक, कि अगर पीपल्स पार्टी आपको ये फिक्र मेरा इतना बुरा लग गया नदीम साहब। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं आपकी मासूमियत पर, आपकी इनोसेंसी पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपकी मासूमियत पे, कि आप पीपल्स पार्टी के बारे में वो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, जिस जमात ने पाकिस्तान को बाकायदा करप्शन को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत दी, जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को करप्शन के साथ अटैच कर दिया, जिस जमात ने 2008 से 13 तक पाकिस्तान को अंधेरों में रखा, एफर्डीन स्कैंडल, हज स्कैंडल, निसार मुराई, मुजफ्फर फैज टप्पी, उज़ैर बलोच जैसे करैक्टर पाकिस्तान की सियासत में मुतारिफ करवाए, तो आप जब इनकी बात पर ऐसे बात करेंगी तो मैं तो क्वेश्चन करूंगा। जी सहर साहिबा, जी सहर साहिबा जवाब। जी बात ये है आयशा, मसला ये है कि झूठ का क्या जवाब देंगे। ये वही प्रोपेगेंडा, वही स्कैंडल्स, वही बातें जो किसी अदलिया में प्रूफ नहीं हुई। मैं तो ये समझती हूँ कि कभी इंसान झूठ से तौबा भी करता है। जो एक तो पहली बात है कि पीटीआई ने पाकिस्तान की अखलाकियात को बिल्कुल तबाह कर दिया है। एक ऐसा कल्चर जो है वो राइज कर दिया है, इतनी हाइपरनेस, इतना इंतशार, कि मैं समझती हूँ कि हमारी आइंदा आने वाली 2-3 जनरेशन जो है वो इसी तरीके की जो है वो हाइपरनेस का शायद शिकार रहेंगी। ना तरबियत इनकी हुई है, ना इनको तहजीब पे बात करने की। देखिए, तनकीद करनी है, आपने मेरा जवाब देना है, आप तनकीद करें, आप जवाब दें। पहले आप अपना जवाब दें। ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्या है और नून लीग क्या है। सवाल ये है कि आपने अपने असासे जाहिर नहीं किए, आपने अपने अकाउंट जाहिर नहीं किए, आपने गलत बयानी की, आपकी स्टेटमेंट मुताबिकत नहीं रखती। जिनको सर्टिफाई किया इमरान खान अहमद न्याजी ने, वो गलत साबित हुई है। आपके फॉरेन फंडिंग किसने की, ये बात सामने नहीं आई है अभी तक कि जी ये क्यों की, कौन वो लोग थे जो पाकिस्तानियों की तो फंडिंग की बात नहीं कर रहे। हम तो उस ममनुआ फंडिंग की बात कर रहे हैं जो आपके इंटरनेशनल अकाउंट से आई है, जो पाकिस्तानियों ने नहीं की। वो किसने की है?
और क्यों की है, और क्यों आप जो है 7 साल आपने लगा दिए और अभी भी आपको इतनी परेशानी है कि आप भड़क रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप गुस्से में आ रहे हैं, किस वजह से? बात ये आप साफ साफ जवाब दे दें। आप बोलें कि हाँ जी हमने नहीं जाहिर किए, हमारी जो है वो हम तहकीक करेंगे, हमसे गलती हो गई है, हमने झूठ बोला था, वो बताएं ना। ये क्या बात है कि जी पीपल्स पार्टी ने ये बात, ये पीपल्स पार्टी पे तो आपने सारे इल्जाम लगा दिए। आप ये बताएं कि वो जो दवाइयों के स्कैंडल में कियानी साहब थे उनको कब गिरफ्तार करेंगे? आप ये बताएं कि वो आटा चीनी स्कैंडल वाले कब गिरफ्तार होंगे? आप ये बताएं कि वो जो पेट्रोल गायब हुआ था वो कब गिरफ्तारी होगी? ठीक है अली गौहर बलोच साहब, ठीक है सैर साहिबा, नदीम साहब, आप दोनों को मैंने मौका दिया बात करने का। अली गौहर साहब को भी मुझे जरा मौका दें। अली गौहर साहब, ये सवाल मेरा आपसे, उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है और अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये साबित हो जाता है किसी भी जमात के, मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रही, किसी भी इस तरह से फंड्स सामने आ जाते हैं जो कि ममनुआ फंडिंग है या फिर किसी गैर मुल्की से लिए गए हैं, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस और पाकिस्तानी सियासत में इसके असरात क्या देखते हैं आप? देखिए इसके दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और दूसरा अखलाकी पहलू। कानूनी पहलू तो ये है, पहले मैंने जैसे कि जिक्र किया, पहले ये वोट चोरी करते हुए भी पकड़े गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के खजानों के ऊपर बरसरे इक़्तिदार आकर जिस तरह से कि इन्होंने, मतलब है कि इनके लोगों ने दोनों हाथों के साथ नोचा है और नोच के पाकिस्तान के खजाने को अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है और अपनी जेबें भरी हैं और अपने सरगुन्ने की जेबें भरी हैं। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं है कि इनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाए, इनकी पार्टी को जो है वो, मतलब है कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और साथ ही साथ इनको मुतरिम को डिस्क्वालीफाई किया जाए। दूसरा अखलाकी पहलू ये है जो कि इनमें अखलाकियात है नहीं, क्योंकि ये लेक्चर तो बड़े दिया करते थे कि वो फलां मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पे जाता है ऑफिस और भाई साहब जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। तो और ये कहते थे कि प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं होगी, इनकी वीडियोस निकाल के देखे सोशल मीडिया से, 100 200 गाड़ियां इनकी प्रोटोकॉल की इनके गवर्नरों के पीछे होती हैं, वजीर आजम का तो फिर एक अलग सिस्टम है। बहरहाल कोई पाकिस्तान का कानून इन पर लागू नहीं होता, लेकिन अखलाकी तकादा, अगर ये इन्होंने इनके अंदर कुछ अखलाकियात का दरस इन्होंने किसी से सीखा होता तो ये आज इस काबिल नहीं है। आज इस रिपोर्ट आने के बाद वजीर आज़म और उसकी काबीना को घर चला जाना चाहिए था इस्तीफे दे के, लेकिन क्योंकि ये घुस बैठियों का मतलब है कि एक गिरोह है, ये वो गिरोह है जो एक सिलेक्शन के जरिए आया है, इसीलिए तो इन्होंने पाकिस्तान को लूटा भी है और पाकिस्तान, इनके लूटने की वजह से पाकिस्तान की मईशत खराब हुई है। और ये सारा मुद्दा एंड पे आप इनकी कहानी सुने, ये कोरोना से शुरू होंगे, कोरोना में, भाई आप तो कोरोना के खरबों रुपए खा गए खैरात के, आप किस कोरोना की बहाना करते इस मईशत के ऊपर? आज पाकिस्तान का जो बुरे हालात हैं, जितनी इधर महंगाई है, अद्वियात लोग नहीं खरीद सकते, बिजली के बिल लोग नहीं भर सकते, अदा नहीं कर सकते, गैस के बिल लोग अदा नहीं कर सकते, बेरोजगारी दनदनाती फिर रही है। और आपको सिर्फ एक ही काम है कि ऑपोजिशन को विक्टिमाइज कैसे करना है इनके, और अपने लोगों को डरा धमका के तादियों को साथ कैसे रखना है। आप और आपके इत्तेहादी जो आप जराइम कर रहे हैं, आप सब उसमें बराबर के शरीक हैं। ठीक है अली, मीडिया पर आकर ठीक है अली साहब, मैं इस बात को करता हूं और आप तमाम का एहतसाब करीब आने वाला है। ये पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा इनको पचेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक आएंगे तो हम बात करेंगे। सेनेट के इजलास में आज वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने मिनी बजट पेश कर दिया है। अब वो किस तरह से, क्या हुकूमत मंजूर करवा पाएगी या अपोजिशन उसको रुकवा पाएगी, मंजूरी से? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज सेनेट के इजलास में जो मिनी बजट या फाइनेंस बिल जो है वो पेश कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, जिसके बाद अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। जी नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना शौकत तरीन साहब को भी, और वो बारहा कह चुके हैं कि IMF की तरफ से सख्त शराइत आयद की गई हैं और IMF का रवैया जो है हमारे साथ बड़ा सख्त है। पहली बात तो ये, पहला सवाल मेरा ये कि IMF का इतना सख्त रवैया पाकिस्तान के साथ क्यों है, और ये जो सख्त शराइत हैं ये अवाम के साथ शेयर क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, शौकत तरीन साहब ने भी एक वर्ड यूज किया और आप भी बड़ी ज़हीन और इंटेलेक्चुअल एंकर हैं। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर है। इस वर्ल्ड में सब कुछ है और
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जाती। आपको भी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या जियोपॉलिटिकल क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का रवैया रखा हुआ है आईएमएफ ने? देखिए, हमारे 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 पड़ोस में एक 7 गुना बड़ा दुश्मन, जिसको अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों के इनखला के बाद अशरफ गनी के वहां से फरार होने के बाद बड़ी सुर्खी उठानी पड़ी। उसकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जाया हुई। उसने बेपनाह कोशिश की, बेपनाह लॉबी की पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने की। आपने देखा पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों का वापस जाना और पाकिस्तान को इंटरनेशनल तरह करने की वो साजिशें अभी हाल ही में नाकाम हुई जब OIC आई। पूरी दुनिया के लोगों ने, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज बेहतर हुआ। तो ये जियोपॉलिटिकल जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान को बहुत सारे नदीम साहब, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल कर गया तो पाकिस्तान ने उसमें हेल्प की और अमेरिका ने उसको माना भी, लेकिन उसके बाद जो मुबस्सरीन बात करते हैं ये एब्सोल्युटली नॉट की जो बात की थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था इस तरह का रवैया इख्तियार करने का? क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता था कि फिर हमें इंटरनेशनल फोरम्स के जरिए तंग किया जाएगा, जैसे IMF, FATF की बात कर लें, यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें। तो आपको लगता है कि वो सही तरीका था या फिर इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा बैक एंड पे रखकर भी हैंडल किया जा सकता था? अच्छा, दोनों स्ट्रेटजीज होती हैं। किसी एडिक्ट मरीज का बाकायदा इलाज किया जाए तो उसको तकलीफ से निजात दी जाए, या उसको थोड़ा थोड़ा नशा देके जिंदा रखा जाए और हमेशा के लिए मरीज बनाया जाए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान में चूंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन ने हमेशा वही किया कि घुटनों को हाथ लगा के इंटरनेशनल इदारों को और ताकतवर मुल्कों के सामने झुके रहे। पाकिस्तान के 4 वज़ीर आज़म ऐसे हैं जिनकी मैंने पिछले 20 साल में यूएनओ में स्पीच सुनी। एक वर्ड कश्मीर के हवाले से और वर्ड इस्लाम के हवाले से इस्तेमाल नहीं होता था। उनकी पॉलिसी होगी, मुझे कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है, उनकी हिकमत अमली होगी। लेकिन ये शख्स नहीं करता, बबांग तौल इस्लाम का नाम लेता है, मदीना की रियासत का नाम लेता है और ख्वाब देखा है उस शख्स ने मदीना की रियासत का। इस पर कई लोगों को गुस्सा भी आता है, उनकी तैफरियों पर बल भी पड़ते हैं, वो उनकी वजह होगी। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है, हम इस चैलेंज का मुकाबला भी करेंगे। आज वक्त है वो अपोजिशन में भी बहुत अच्छे और शानदार लोग मौजूद हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये सब बातें ठीक हैं और आप जो बातें बता रहे हैं उन चीजों को हम अप्रिशिएट एज अ कौम करते भी हैं, लेकिन जो सख्त शराइत आयद की गई हैं वो शराइत हैं क्या? वो पार्लियामान में क्यों नहीं पेश की जाती? आज सेनेट के इजलास में भी यही ऑपोजिशन अरकान ने कहा ना कि हमारे सामने रखी तो जाएं कि हैं क्या शराइत, वो सख्त शराइत जिनकी बार बार बात की जा रही है। एक गुजारिश सुन लें, IMF के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम नहीं गई। इससे पहले भी ऑलमोस्ट जो मेरे पास फिगर है 22 या 23 टाइम पाकिस्तान के पास IMF का पैकेज आया। IMF पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ नहीं करवाया इस वर्ड को। इन इदारों के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले भी इंगेज रही, पाकिस्तान को फंडिंग मिलती रही, पाकिस्तान लोन्स लेता रहा और बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो आज शायद आने वाले 20 सालों में गवर्नमेंट पूछेगा इस कौम के लीडर से कि आपको कर्जे लेकर इस मुल्क पे नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट शुरू करने की क्या जरूरत थी। ये तो ये लोग बताएंगे ना। लेकिन मैं समझता हूँ हर बात का मीडिया पर इजहार जरूरी नहीं होता। पाकिस्तान में अगर हम आज भी ये सोच ले कि हम तमाम चीजों को इकट्ठे होकर हमने हल करना है, हमने अपने दाखिली इशूज पर, हमने अपने पॉलिटिकल नजरियात को एक दूसरे पर नहीं ठोंसना, हमने जो गलतियां जिससे हुई है वो मानना है। ये 20-30 साल ठीक है, मीडिया पर नहीं, लेकिन पार्लियामान में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके सामने तो रखना बनता है ना। उनकी भी नहीं आप लोग सुन रहे हैं, उनको भी नहीं बता रहे कि कौन सी शराइत आज की आयद की गई है। रज़ा रब्बानी साहब आज यही सेनेट में खड़े होकर कह रहे थे कि हमें बताया जाए, हमारी आवाम बड़ी मजबूत आवाम है, वो इस चैलेंज का मुकाबला कर लेगी, लेकिन आप लोग पार्लियामेंट में भी नहीं रख रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब जी, तनकीद तो ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन क्या कोई और ऑप्शन है पाकिस्तान के पास IMF के पास जाने के अलावा? देखिए, साबका हुकूमतों ने भी कर्जे लिए। बात आयशा ये नहीं है कि मतलब है कि IMF के प्रोग्राम में गए। ये तो कहते थे कि खुदकशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो हमें तो इंतजार है कि इमरान खान साहब, सुना था कि ये बड़ी बात वाले लीडर हैं और जिस बात को करते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं।
हुक्म करें 2 की बजाय 10 कंटेनर लगवा देते हैं, छलांग तो लगाएं उनके ऊपर से नीचे। गुजारिश करने का मकसद ये है कि कर्जे लेकर मुल्क के ऊपर निछावर करना, मुल्क की फलाह बहबूद पर लगाना, वो एक और बात है। और कर्जे लेकर उनको एक ही सांस में हड़प कर जाना, अपनी जेबों भर लेना, उसको खा पी जाना और पाकिस्तान पर ना लगाना, और उनके जो मार्कअप्स हैं, उनके जो ऊपर सूद है, वो पाकिस्तान के खजानों से अदा हो। भाई होश के नाखुन ने मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में जो कर्जे लिए गए थे, उससे पाकिस्तान में सी पैक जैसा शानदार मंसूबा आया था, उससे ज़रबे अज़ब शुरू हुई थी, जिसने पाकिस्तान में अमन बहाल किया था। वो पैसे लेकर पाकिस्तान में जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, वो दूर की गई थी। उन कर्जों के साथ पाकिस्तान के जो जिम्मेदार है उसको सब्सिडाइज किया गया था। खादें जो थी 2400 रुपए में डीएपी और कंट्रोल रेट पे यूरिया मिलती थी, आज 10,000 रुपए में डीएपी खाद की बोरी मिल रही है, और यूरिया तो पाकिस्तान में मिल ही नहीं रही। लोग बेचारे हाथों में पैसे पकड़ के सड़कों के ऊपर धक्के खाते फिर रहे थानों कचहरियों के इर्द गिर्द। और आपको पता है कि यहां पर ये हालात है, खाना जंगी शुरू है इस मईशत की खराबी की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से। लोग खाद के ट्रक लूट रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं, जहां कहीं खाद का ट्रक नजर आता है, लोग उस पर टूट पड़ते हैं। और ये अली साहब कोई तजवीज देना, आप लोग बड़े सीजन सियासतदान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों का, कोई तजवीज, अगर ये लोग बात नहीं करते तो मीडिया का फोरम आप लोगों के पास मौजूद है, कोई तजवीज दें कि किस तरह से इस इशू से निकला जा सकता है। इतनी परेशानी जो पाकिस्तानी अवाम फेस कर रही है, इससे कैसे निकला जा सकता है? देखिए आयशा, जो सही बात है आपने बिल्कुल कहा, मीडिया का फोरम हमारे पास मौजूद है। असम्बली का माइक तो हम पर बंद कर दिया जाता है, और इनके मतलब है कि एक इनके वो वजीर हैं मुराद सईद साहब, वो हर किसी को चोर चोर कहते थे। एंड पे पता चला कि उन्होंने मतलब है कितने अरब के जो है किक बैक्स ले लिए। ये बात हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है, और उसके ऊपर वो कोई वजाहत भी नहीं कर सके। देखिए इस मसले का एक ही हल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद की जाए, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की जाए, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, और फौरी तौर पर इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, और जान छुड़ाने के बाद दोबारा पाकिस्तान की आवाम के पास जाया जाए कि वो अपने वोट के जरिए फैसला। लेकिन अली साहब, कोई भी जमात अगर आती है, हुकूमत आएगी, कोई भी जमात जो आती है, कोई भी हुकूमत आती है, तो उसके पास क्या ऑप्शन, जैसे अगर फर्ज कर लेते हैं आपकी जमात आती है, तो आपकी जमात के पास क्या कोई ऐसा प्लान मौजूद है कि फौरी तौर पर इतने बड़ा ये जो मसला है इससे अवाम को निकाल सकें आप लोग के? IMF ने जो इतनी सख्त शराइत आयद की हैं उनको थोड़ा सा नरम करवाया जाए, या कोई और तरीका जिसके जरिए महंगाई को कंट्रोल किया जाए? देखिए आयशा, जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, खादें महंगी थी, बिजली के रेट्स भी ज्यादा थे। हर गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस कर, लेकिन पाकिस्तान की 72 साल तारीख में इससे बदतर हालात कभी नहीं आए। इसका वाहिद हल इस सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना है। इसका वाहिद हल पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देना है, शफाफ इलेक्शन करवाना है। जो हुकूमत पाकिस्तान के अवाम का वोट लेकर आएगी, उसको एहसास होगा कि कल मैंने इन लोगों से वोट लिया, कल को फिर मैंने अवाम की अदालत में जाना है, वो डिलीवर करेगी। वो इनकी तरह बैठकर चीनी और आटे पर डाके नहीं डालेगी, वो इनकी तरह अद्वियात पर कमीशन नहीं खाएगी, वो इनकी तरह फॉरेन फंडिंग केस में एक्सपोज नहीं होगी अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प करते हुए। उनकी किसी हमशीरा की जेब से अरबों रुपए नहीं निकलेंगे जिसके बाद कहा जाएगा ये सारा पैसा जो मैंने आपको गिनवा रहा हूं, ये तो चंद केस है ना, इनके तो बेशुमार केस हैं। अगर ये सारा पैसा वापस कर दें तो पाकिस्तान के दूसरे दिन हालात ठीक हो सकते हैं, जो इन्होंने इन 3 सालों में खा लिया। अली साहब, यही बातें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो किया करती थी कि इनसे पैसे वापस लें तो इनके पास तो अरबों खरबों रुपए हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा इसी तरह से उतर जाएगा और पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी वही बात कर रहे हैं। सहर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई तजवीज मुल्की हालात को ठीक करने की, मुल्की मईशत को ठीक करने की, अगर मिनी बजट रोकना है तो वो किस तरह से रोकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आयशा, सबसे पहली बात यह है कि आपको जब कोई लोन देता है तो वो आपकी साख देखते हैं।
आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस, यानी कोई पैसा लगाता है तो ये देखता है कि उसको मिलना कैसे है, और शराइत भी उसी के मुताबिक तय की जाती हैं। IMF की शराइत आपकी आप बात कर रही हैं, अगर आप ये देखें कि जो सऊदी अरेबिया से अभी इन्होंने जो पैसे लिए हैं रखने के लिए खाली बैंक में, उस पर जो शराइत कभी पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की तारीख में ऐसा कोई आप मुझे नज़ीर बता दें कि जब इस तरह की शराइत रखी गई हो। उसकी वजह क्या है? इस हुकूमत की ना अहली और नालायकी। अभी इन्होंने बात की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, तो मैं समझती हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जरूर मुझे बात करनी चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन में जब तालिबान की हुकूमत आई तो इमरान खान अहमद न्याजी साहब के आप सारे बयानात निकाल के देख लें, ही वाज सेलिब्रेटिंग इट। ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई एक तासुर दिया कि जैसे कोई एक जो है ऐसी चीज है जिसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाए और जिसपे इनके हाथ में कोई खजाने की कुंजी आ गई है। अब जबकि हालात ये हैं कि हमारे बॉर्डर से फेंसेस जो है उखाड़ी जा रही हैं, वो फेंसेस जो टैक्स पेयर्स के पैसे से लगाई गई थी। ठीक है, जिस दिन से तालिबान की हुकूमत आई है, अभी TTP से मुज़ाकरा जो एक फॉरेन मीडिया से पता चले, वो मुज़ाकरा जो है वो एक महीने की फायरबंदी जिसका खत्म होने का ऐलान खुद TTP ने किया और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे रोजाना की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं। फिर ये बात कर रहे थे कि जी जियोपॉलिटिकल हालात, अमेरिका को कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट। देखें, बात ये है, डिप्लोमेसी एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी रिएक्शनल। आप महज जो है वो पब्लिक फेम के लिए या मीडिया अट्रैक्शन के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए बयानात नहीं देते, फिर उसके बाद आप खुशामदीद करते हैं कि मुझे जो है अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कॉल नहीं आई, फिर आपके मुशीर सलामती जो है वहां पे जाके बैठते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर कोशिश करते हैं और अब तक आपको एक कॉल नहीं आई। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने एक रोल मुस्बित अदा किया इनखला में, लेकिन जो पाकिस्तान के वजीर आजम के इमेच्योर स्टेटमेंट्स थी जिनका कोई वजूद नहीं था। अमेरिका को क्या जरूरत है जब उसके बहरी बेड़े खड़े हैं समंदर में, अगर वहां से उसने कोई कार्रवाई करनी है वो कर सकता है। हमने ड्रोन अटैक अफगानिस्तान पे होते हुए भी देखे। मैं सवाल नहीं उठाऊंगी कि रास्ता कौन सा इख्तियार हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपका बयान जो है वो इल थॉट स्टेटमेंट थी और आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। आपने पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया भर में खराब किए। यानी आप ये समझते हैं ये एब्सोल्युटली नॉट जो कहा गया था वजीर आजम की तरफ से उसका असर है ये बेसिकली, या जो पाकिस्तान पे जो प्रेशर है। मुझे बात मुकम्मल करने दें। ये कैसा ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं यकीन, आप चाहे मुझे आखिरी सेगमेंट में नहीं थे, लेकिन इस पे मैं यकीनन बात करना चाहती हूँ। देखिए, बात यह है कि आपकी इमेच्योर स्टेटमेंट्स, कहीं डिप्लोमेसी जो है वो मीडिया पर नहीं होती। बहुत सारे मामलात हैं जो कि आपस में तय होते हैं और आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल बेखबर रखा IMF की शराइत से, अफगानिस्तान की सूरत हाल से। आपने जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर वजीर आजम साहब नहीं आते, और अभी जो एक कौमी सलामती की पॉलिसी भी पेश हुई है, कौमी सलामती का अहम जुज, मैं समझती हूँ कि सबसे अहम जुज जो है जिसकी हम बात भी करते हैं, वो आपकी कौमी यकजहती और कौमी इत्तेफाक राय है, जो आपके कौम के अंदर और आपकी जो है रियासत को वो ताकत देता है कि आप किसी न किसी भी बड़े से बड़े चैलेंज का सामना कर सकें। क्योंकि आपको हर किस्म के चैलेंजेस होते हैं, रिवायती और गैर रिवायती, अंदरूनी और बैरूनी। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपकी का तजुर्बा नहीं था, आपने बात की कि आप तकरीरें करते हैं, मुझे बताएं OIC की मीटिंग, यकीनन पाकिस्तान में OIC की मीटिंग हुई, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, फलस्तीन पे बात हुई, आपकी सिफारतकारी ऐसी थी कि कश्मीर के ऊपर ना बहस हो सकी, ना बात हो सकी, ना करारदाद। वो उन्होंने कहा है कि मार्च में जो OIC का इजलास होना है ना, सैयद साहिबा हमारे पास ना वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। उसके बाद मैं मरियम साहिबा की जो ऑडियो टेप है ना उसके ऊपर भी हमें एक कमेंट लेना है। मुझे ये बता दीजिए कि मिनी बजट को किस तरह से रोका जाएगा। ये जिस इशू पे आप बात करिए इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरा इसका एक हम सेगमेंट रखें ताकि इस पर डिटेल में बात हो सके। अगर वो गैर मामूली इजलास था, वो खसूसी इजलास था, तो फिर उस पर किसी और सब्जेक्ट पे बात ना होती तो मैं ये बात नहीं उठाती, बिल्कुल भी ये बात मैं नहीं उठाती। फिर इसी तरीके से इन्होंने बात की क्रिकेट टीम की, लाल मस्जिद के ऊपर जो है वो झंडे लहराए गए, वो क्यों आप उसको रोक नहीं सके? क्यों आप ये ना TNP को जो है आपने आजाद किया? आपके पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हुई, उसके बाद आपने उनको बोला कि हमने मेन स्ट्रीम कर दिया, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अब वो नहीं रही। जो आपका श्रीलंका का वाकया हुआ, ये तमाम बातें, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ऐसे ही सवाल उठता है और उस मुआहिदे की तफसीलात भी सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सैयद साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। अब हमारे पास वक्त कम है, मैं कोशिश करूंगी कि एक कॉमेंट जो है वो ले लें। ये जो मुबैना ऑडियो सामने आई है मरियम नवाज साहिबा की, परवेज रशीद साहब से वो बात कर रही हैं। अली गौर बलोच साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी
नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सहाफ़ियों के लिए, बड़े सीजन सहाफ़ियों के लिए, तो इस पर क्या मुज़म्मत करते हैं? देखें, सबसे पहले तो इस ऑडियो को बनाने वाला बंदा सामने आए, जो इसका मुद्दई है, जो ये क्लेम करता है कि ये मरियम साहिबा की ऑडियो जो है वो ठीक है, और उनकी वो मतलब है कि इस ऑडियो में वो ऊपर नीचे वो जिस तरह मिला लेते हैं वो नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि हम वो पार्टी नहीं है जिनके वज़रा साफ़ी जो शादी की तकारीब में जाएं और साफ़ियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद कर दें, ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। हमारी वो हुकूमत नहीं है जब अफसार आलम जैसे साफ़ी को पार्क में गोली मार दी जाए, जब साफ़ियों को घरों में घुसकर थप्पड़ों और घूंसों से उनकी मरम्मत की जाए, जब हामिद मीर जैसे सहाफ़ी को जो है वो मतलब है कि उसका प्रोग्राम बंद करवा दिया जाए, जब मीडिया हाउसेज के मालकान को जो है वो जेलों के अंदर बंद करवा दिया जाए, ये सारे कारनामे इस मौजूदा हुकूमत ने अंजाम दिए हैं। बाकी हर पार्टी यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो आपस में लोग ये मरियम साहिबा की नहीं है, मरियम साहिबा की और परवेज रशीद साहब की नहीं है। अली साहब देखे, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से इसके ऊपर मौकफ आएगा, कल तक आ जाएगा मौकफ कि इस ऑडियो टेप के बारे में हमारी पार्टी आपको पहले लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू हुई, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अभी ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है उसकी तो मजम्मत करते हैं ना आप। मां सवाए उन चंद अल्फाज के जो आप कह रही हैं, वो आपस की डिस्कशन है, उसमें क्या है? अगर यहां पर सहाफी जो है किसी एक पार्टी के ऊपर जानबूझकर कीचड़ उछाले, किसी का आलाकार बने, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिनका मरियम साहिबा और अली साहब लास्ट मिनट है हमारे पास, लास्ट मिनट है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी क्या राय है? आपस में तबसरा करे वो तो कोई बुरी बात ठीक है। अली साहब आपका पॉइंट आ गया। नदीम कुरैशी साहब, ये मुबैना ऑडियो टेप, इस पर क्या राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आयशा, ये नए साल का गिफ्ट है। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी के कुछ अलमबरदार हैं, कुछ मीडिया हाउसेज हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े लेफ्ट के यहाँ जर्नलिस्ट हैं जो आप बड़ी तकारीर किया करते थे डी चौक पे खड़े होकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर। ये उनके लिए ये बास्केट की सूरत में नए साल का गिफ्ट है। और अली गौर वो साहब चूंकि अब शहरों में रहते हैं, अगर ये पहाड़ों वाले बलोच होते तो ये जरूरत करते सच बोलने की। इन्होंने किस तरह से बात को टर्न किया कि पहले तो उसको ढूंढा जाए कि जिस तरह ये ऑडियो जारी की है, और ना इन्होंने उन गालियों को तबर्रा किया, ना इन्होंने उन गालियों के हवाले से उसकी मजम्मत की। ये है इनकी जो है ना जी वो पॉलिसी कि जो चीज ये कर ले वो बिल्कुल ठीक है। और यही ऑडियो तरीके साफ की किसी शख्स की होती, इन्होंने आसमान सर पे उठा लेना था। हमें बगले बचाने वाला मुहावरा इस्तेमाल नहीं करता, वो समझना है आसमान सर पे उठाते। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? कौन से भाषण दे रहे हैं? बताएं, ये रिकॉर्डिंग कौन करता है? जो कल रिकॉर्डिंग करते थे वो आज भी करते होंगे। ठीक है जी सैर साहिबा, कीप इट शॉर्ट, बहुत ही कम वक्त रह गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, आप अपना कमेंट जल्दी से दे दीजिए सैर साहिबा। बात ये है आयशा, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो ये रिकॉर्डिंग करते हैं उनके चेहरे भी सामने आने चाहिए। इजहार राय की आजादी बिल्कुल होनी चाहिए, हर सहाफी को तबसरा करने का हक है, लेकिन ये अब मैं समझती हूँ कि रिकॉर्डिंग करने वाले भी एक्सपोज होने चाहिए। ये कौन ऐसे लोग हैं जो कि वुज़रा के रिकॉर्डिंग करने वाले भी एक्सपोज होने चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। बड़े बड़े केसेस ऐसे हैं जो आज तक हल नहीं हो पाए हैं, या खास तौर पर ये ऑडियो कौन बनाता है, वीडियो कौन बनाता है, ये उनके चेहरे सामने नहीं आते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।